हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और हम राइस स्मार्टियन आप सभी लोगों के बेहतर भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य की हमेशा कामना करते रहते हैं। और इस दौरान हम आज बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ग्लैंड्स या ग्रंथि के बारे में। ये भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में हमेशा घूमते फिरते इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ग्लैंड्स क्या है, ग्रंथियां क्या हैं, क्या इनका काम होता है, इनमें किन किन तरह के ग्लैंड्स हमारे शरीर में होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का आपके साथ आनंद ले सकें और अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो देखते हैं कि ग्रंथि क्या है। तो यह हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो इस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, एक विशेष तरह से बनाया गया एक अंग, जो एक विशेष रसायन का, एक स्पेसिफिक केमिकल का सिक्रीशन करता है, और वो स्पेसिफिक केमिकल हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करता है। यानी एक विशेष रसायन हमारे बॉडी के एक विशेष कार्य को संपादित करता है। उसी अंग को जिसमें वो विशेष रसायन बनता है उसे हम ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो इन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी विच सिक्रीट्स पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस फॉर यूज इन द बॉडी। अब ये ग्लैंड्स, ये जो ग्रंथियां हमारे शरीर में होती है वो दो तरह की होती हैं। एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसे हम बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो अब इन दोनों ग्रंथियों के बीच में, यानी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के बीच में क्या है अंतर, इसे हम देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच, यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के बीच का अंतर क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की नलिका होती है। तो सच ग्लैंड्स हैव देयर ओन डक्ट्स और ट्यूब्स टू कैरी देयर सिक्रीशन टू द टारगेट ऑर्गन। यानी ये एक ऑर्गन है तो इसका अपना डक्ट है, ये ग्रंथि कह लो, एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो अपना है, जिससे तो ये सोर्स है जहां पर ये केमिकल बन रहा है, और यहां से होते होते ये टारगेट तक, तो अपनी खुद की नली से सोर्स से निकलता है और टारगेट तक पहुंचता है ना। तो ऐसी ग्रंथियों में अपने स्राव को लक्षित अंग तक, यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए अपनी नलिकाएं होती हैं। और अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इस तरह की कोई नलिका नुमा रचना नहीं होती है, यानी उनमें डक्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो है जिनमें अपना डक्ट होता है, यानी ये डक्ट वाले ग्लैंड्स है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनमें अपना कोई नलिका नुमा रचना नहीं होता है, ताकि वो अपने केमिकल को अपने टारगेट तक, अपने लक्षित अंग तक पहुंचा सकें। तो फिर ये मदद लेते हैं हमारे ब्लड का, हमारे रक्त का, रुधिर का, जो शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। तो ये अपना सिक्रेशन, अपना केमिकल उस रुधिर के अंदर डाल देते हैं, रक्त के अंदर डाल देते हैं, जो उसे पहुंचा देता है टारगेट ऑर्गन तक, अपने लक्षित अंग तक। ठीक है, तो ये ट्यूबलेस होते हैं, डक्टलेस होते हैं, नलिकाहीन, नलिका विहीन होती हैं। दूसरा अगर हम देखें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो चीजें सिक्रीट होती हैं हम उन्हें एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो सिक्रीशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर टर्म्ड एज एंजाइम्स, और इन्हीं एंजाइम्स को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी बहिस्रावी ग्रंथि से जो भी रसायन निकलता है हम उसे एंजाइम कहते हैं, और इस एंजाइम को हम सामान्यतः जैव रासायनिक उत्प्रेरक के तौर पे जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को जो जीवों के अंदर होते हैं, सजीवों के अंदर होते हैं, उनको कैटलाइज करता है, उनको उत्प्रेरित करता है, यानी उनके रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो इसलिए हम कैटलिस्ट को बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ
सजीवों के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को बढ़ाता है, चाहे वो सजीव एक जंतु हो या एक पादप हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, डजंट मैटर। ये दूसरे केमिकल रिएक्शन को नहीं बढ़ाता है। चलिए, इसी तरह अगर हम देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से जो केमिकल निकलता है, हम उन्हें कहते हैं हार्मोन्स। इधर कहा था एंजाइम्स, अब ये कहलाता है हार्मोन्स। जी हां, और इसी हार्मोन्स को हम बायोकेमिकल मैसेंजर के नाम से जानते हैं, यानी एक जैव रासायनिक संदेश वाहक के तौर पे। तो ये कैटलिस्ट जो होता है, ये खुद अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हुए रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है और रिएक्शन को पूर्ण करने के बाद वापस अपने आप को पुरानी अवस्था में ले आता है। तो हमें ऐसा एहसास होता है, याद रखिएगा, एहसास होता है कि कैटलिस्ट जो है, चाहे वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट हो या नॉर्मल कैटलिस्ट हो, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा, बिना भाग लिए उसके रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। यह वस्तुतः पूरी तरह से सही नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं, और पूर्णता के बाद ये अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं, यानी अपने पुरानी स्थिति में बना लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहां इनकी तो कोई चेंज हुई नहीं, यानी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन ये होते हैं। और ये है एक बायोकेमिकल मैसेंजर, यानी जैव रासायनिक संदेशवाहक। संदेशवाहक का काम क्या होता है? एक संदेश दे जाना, पहुंचा देना, भैया ये काम आपको करने को कहा गया है, कर लो। दूसरा एक आया, भाई साहब अब ये काम करना बंद कर दो, ये आ गया है सूचना, अब आपको ये काम नहीं करना। तो इस तरह से ये हार्मोन्स अपना नेचर शो करते रहते हैं। तो दीज ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन यानी हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की कि भाई इनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, अपनी कोई नलिका नहीं होती, तो फिर ये कैसे पहुंचाएंगे अपने सिक्रीशन को, अपने हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक, लक्षित अंग तक। तो इसके लिए ये मदद लेते हैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि अपने पास इनका कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं, अपने पास इसका ना कोई साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, ना कुछ और है, ये बेचारा बेकार है। तो ये फिर क्या करेगा? ये रक्त का, रुधिर का, यानी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारे शरीर का है, उसका मदद लेता है कि भैया इस ट्रेन में, इस बस में बैठ जा और वहां ये ले टिकट कटा और वहां पर पहुंच जाना, और उसको ये संदेश दे देना, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा अंतर, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के अंदर डिफरेंस का। अब नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, तो खैर ये हमारा वही सेम चीज रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी कुछ एग्जांपल्स, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल जिसमें डक्ट होता है, तो क्या है? म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथि, जिससे हमारे थोड़े से स्किन पे चिकनाई सी बनी रहती है। सेलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड्स जो हमारे शरीर के स्किन पर तेल जैसी एक केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, हो सकता है किसी ने आपको कहा हो कि भाई तुम्हारा स्किन बड़ा तैलीय है, योर स्किन इज वेरी ऑयली। दैट मीन्स ये जो ऑयल ग्लैंड्स हमारे स्किन में है वो बड़ा एक्टिव हैं, वो ज्यादा ऑयल बना रहे हैं और उसका सिक्रीशन कर रहे हैं, स्किन के ऊपर आ रहा है, तो वो ऑयली ऑयली फेस लगता है। ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स यानी कि दुग्ध ग्रंथि, महिलाओं में ये देखने को मिलता है, यानी फीमेल्स, चाहे वो मैमल्स के अंदर, स्तनधारी जीवों में कोई भी जीव हो, उनके जो फीमेल पार्ट हैं उनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड होता है। ये दूध पिलाने में मदद करता है नवजात शिशुओं को। ठीक है। नेक्स्ट, स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां, हमारे सभी के शरीर में ये पसीने वाली ग्रंथि होती है, स्वेट ग्लैंड्स, यहां से पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और दूसरा है आपका लीवर यानी यकृत, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल है, देन टेस्टिस जो सिर्फ मेल्स के अंदर होता है, एंड ओवरीज जो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होता है। तो ये सारे हार्मोन्स यहां से सिक्रेट होते हैं, वो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो मस्तिष्क से लेके हमारे श्रोणीय स्थल के अंदर पाए जाते हैं। श्रोणीय स्थल पेल्विक रीजन। ठीक है। चलिए भाई,
तो अब ये देखें, ये हमारा लार की ग्रंथियां 3 भागों में बटी होती है, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णप्रून ग्रंथि सबसे बड़ी आकार की होती है। इसमें जब स्वेलिंग होती है तो उस बीमारी को हम कहते हैं मम्स, और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये हो गया। अब यही आंख है, आंखों के पास लैक्राइमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि है, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि। ये आपका हो गया स्वेट ग्लैंड, जहां से स्वेट निकलता है। ये हो गया लीवर, आप हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, चाहे एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन किसी को भी मिला लो, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन को मिलाकर सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा है लीवर यानी यकृत। ओके, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर लें, इसके एग्जांपल्स और इनका पोजीशन। तो हम देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में होता है। यहीं पर हमारा हाइपोथैलेमस वगैरह प्रेजेंट होता है। थायराइड एंड पैराथायराइड हमारे नेक रीजन में होता है। फिर एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ठीक ऊपर होता है। पैनक्रियाज यही स्टमक के पास यहां प्रेजेंट रहता है। फिर ये फीमेल के अंदर ओवरीज जो श्रोणीय स्थल में पेल्विक रीजन में होता है, और मेल के अंदर टेस्टिस जो कि मेल के श्रोणीय स्थल यानी पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ग्लैंड्स के बारे में समझ लें, जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही आएंगे। इस पर आधारित क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको याद करिएगा। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारी यानी इंसानों के अंदर। इसमें भी अगर कहें तो मेल में लगभग 1.5 केजी और फीमेल के अंदर ये 1.2 केजी का होता है। और ये अकेला ऐसा ग्रंथि है जिसमें किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं बनता। आप कहोगे सर जी लीवर के अंदर तो बाइल बनता है, यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्त यानी बाइल कोई एंजाइम नहीं है। ये लिपिड के पाचन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये लिपिड का यानी वसा का पाचन नहीं करता। वसा के पाचन के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है वो होता है लाइपेज, लेकिन लाइपेज बड़े वसा मॉलिक्यूल के ऊपर एक्शन नहीं ले पाता। बाइल सिर्फ उन बड़े वसा मॉलिक्यूल को छोटे छोटे वसा मॉलिक्यूल में तोड़ता है, लेकिन पाचन में मदद नहीं करता। ठीक है, लीवर में एक ऐसा हमारे ऑर्गन, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है लीवर, जिसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है, यानी इसमें पुनर्जनन की क्षमता है। अगर हमारा लीवर डैमेज हो गया, लीवर काट के हटा दिया गया है, तो वो बचा हुआ लीवर अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर सकता है, उसका पुनर्जनन कर सकता है। इस पर सवाल आया भी है कि इंसानी शरीर के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रीजनरेशन की पावर है। लोग सोचते रह जाते भाई ऐसा कौन सा अंग होगा। छिपकलियों में देखा अपने दीवार पर जो छिपकलियां चिपक के चलती हैं, उनके पूंछ टूट के गिर जाती हैं, फिर कुछ दिनों बाद उनकी पूंछ दोबारा आ जाती है, लेकिन उनके रीजनरेशन की ये पावर सिर्फ उनके पूंछ में है, शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर लीवर यानी यकृत, इसमें रीजनरेशन की पावर है और किसी अंग में ये रीजनरेशन की पावर देखने को नहीं मिलती। पुनर्जनन किसी और अंग में नहीं होता। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैनक्रियाज, जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का। और पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एक एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सभी बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि को मिलाकर लीवर सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पे पैनक्रियाज आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? पैंक्रियाज। बहुत ही अच्छा। तो लार्जेस्ट ग्लैंड मेजरिंग अबाउट 6 इंच इन लेंथ। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो भी आपको बताया। और इसमें खासियत होती है कि ये एक्चुअली मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन यानी ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों के जैसा काम करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब इसका अंतःस्रावी और बहिस्रावी पार्ट क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा? अब अंतःस्रावी है तो वो हार्मोन रिलीज करेगा, बहिस्रावी पार्ट अगर उसका हम बात करेंगे तो वो एंजाइम रिलीज करेगा। तो कौन सा एंजाइम्स, कौन सा हार्मोन्स पैनक्रियाज से निकलता है, चलिए इसकी चर्चा कर लें। तो एक्सोक्राइन पार्ट को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना।
इसे हम क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इनके यानी पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को देखा, स्टडी किया, तो उन्होंने उसके नाम पे दे दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पेनक्रियाज में तो एक्सोक्राइन पार्ट, ये जो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये आपका क्या है, एंडोक्राइन पार्ट है, ये एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, आगे बताना चाहिए था, चलिए यहां बता दिया, कोई बात नहीं। तो पेनक्रियाज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं। अच्छा, ये तो लिखा ही हुआ है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि इसके एंडोक्राइन पार्ट को हम कहते हैं, और वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। और ये 3 डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रीट करता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट पाचन में मदद करता है, जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अमाइलेज। दूसरा आपका प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन। और तीसरा आपका फैट यानी वसा के पाचन में मदद करता है, जिसको हम कहते हैं लाइपेज। ठीक है, तो अब ये टोटल देखा जाए तो 5 केमिकल निकल रहा है, 3 इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और 2 इसके हार्मोन्स हैं, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकागॉन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से निकलता है। और चलिए अभी यहां देख लेते हैं कि ग्लूकागॉन सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स, और ये क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ना, इंक्रीजेस, तो बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर के अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल है, उसे ग्लूकोज में बदल देता है। तो जब हम कभी फास्टिंग में रहते हैं, यानी या हम काफी लंबे समय तक हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में बहुत जरूरी है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। ग्लूकोज चाहिए, अगर वो ग्लूकोज हमें खाने से नहीं मिल पा रहा है, हम फास्टिंग में है या किसी वजह से लंबे समय तक नहीं खाना खाया है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब कम होने लगता है, पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स के अंदर ये केमिकल खटाक से सिक्रेट होना शुरू होता है, एक्टिव होता है। नाम ग्लूकागॉन पहुंचता है लीवर के पास। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन होता है मोस्टली ये हमारे लीवर यानी यकृत के अंदर जमा रहता है, मैसेज देता है। क्यों? हार्मोन से एक केमिकल मैसेंजर है, वो मैसेज देता है लीवर को कि भाई ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है रक्त के अंदर, जो ग्लाइकोजन तुम्हारे पास है उसको ग्लूकोज के रूप में बदलो और ब्लड में मिक्स करो, इस तरह से। दूसरा अब हमारा है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन का सिक्रेशन होता है बीटा सेल से, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। अब ये ब्लड में ग्लूकोज के शुगर के लेवल को कम करता है। कैसे? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और कहां बदलता है? तो ये भी लीवर में बदलता है। ठीक है, तो जब हम कुछ मीठा ज्यादा खा लेते हैं या चावल, दाल, रोटी, मक्का, ये सब ज्यादा कुछ खाते हैं, आलू प्याज, ये सब में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है भर भर के। जैसे में खाना खाते हैं ब्लड में काफी सारा ग्लूकोज आ जाता है, तो तुरंत पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बीटा सेल सक्रिय होता है और ये सिक्रीट कर देता है इंसुलिन। इंसुलिन तुरंत ब्लड के साथ मिक्स होकर पहुंचता है लीवर के पास, उसे संदेश देता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मात्रा जो है लिमिट से ज्यादा हो गई है, तुरंत उस ग्लूकोज को बाहर निकालना शुरू करो। लीवर वो काम करने में लग जाता है, वो ग्लूकोज को बाहर निकालता है, उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है और एक नई संरचना बन के तैयार होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर आकर लीवर में मेनली स्टोर हो जाता है और कुछ हिस्सा इसका मांसपेशियों में जमा रहता है, स्टोर रहता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफी बढ़ने लगता है, जिसे हम एक बीमारी के तौर पे देखते हैं, वो है डायबिटीज। अगर कंप्लीट नाम देखें तो यह है डायबिटीज मेलिटस। 2 तरह का डायबिटीज होता है, एक होता है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस, वो एड्रिनल ग्लैंड्स के एडीएच हार्मोन के कम सिक्रीशन की वजह से होता है। ये हमारा क्या है, या फिर कह लो रेनिन एक हार्मोन होता है। तो रेनिन हार्मोन के सिक्रीशन के नहीं होने से हमें डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन के नहीं होने से हमारे अंदर डायबिटीज मेलिटस बीमारी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड कह लें या पीयूष ग्रंथि कह लें, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये एक क्या है,
एंडोक्राइन ग्लैंड है। किस तरह का ग्लैंड है भाई? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि सिर्फ अपना ही काम नहीं देखता, ये दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके सिक्रीशन को, उनके फंक्शन को भी नियंत्रित करता है। उन्हें भी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि भाई अब तुम ये वाला काम करो, तुम वो वाला काम करो, ताकि मुझे पूरे बॉडी के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिल सके, है ना। तो ऐसे जैसे बैंड में होता है ना, कई लोग बैंड बजा रहे होते हैं, जो बारात के अंदर जो बैंड बजता रहता है, तो उसमें बैंड का एक मास्टर होता है ना। वो मास्टर क्या करता है? उन सभी अलग अलग बैंड मेंबर्स को एक साथ यूनाइट करके एक हार्मोनस म्यूजिक प्ले करने के लिए इंस्पायर्ड करता है। तो ऐसे ये भी है। तो अलग अलग ये हमारे बैंड के जो अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में एक हार्मोनस सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड उन सब पर एक नियंत्रण रखता है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये था सारा आपका ग्रंथियों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। इससे बाहर अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इन सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़िए, जानिए, समझिए, याद कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए राइस स्मार्ट हिंदी के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में अभी तक नहीं बताया है तो जल्दी से जल्दी उनके साथ ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान साझा कीजिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।